अब हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हो गया। कल हमने प्राकृतिक कारण पे चर्चा किया था, तो देखा था किस तरह से बाढ़ से या नदी मार्ग में परिवर्तन से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होता है। एमएस वत्स और ये डेल्स जो कहते हैं कि नदी मार्ग में परिवर्तन की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, ये सब हमने देखा। अब उसके आगे बात करते हुए हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हो गया। जो अगला है, जल प्लावन एवं विवर्तन की विक्षोभ की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। ये एम आर साहनी और लैम्ब्रिक ने हड़प्पा के पतन में जल प्लावन को एक महत्वपूर्ण कारण माना है। रेइक्स के अनुसार विवर्तनिक हलचलों के कारण भूमि का स्तर ऊंचा उठ गया। परिणाम स्वरूप मोहनजोदड़ो में सिंधु नदी का बांध नष्ट हो गया, जिससे पानी का बहना बंद हो गया और निकट में एक झील सी बन गई। इस कारण अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और फलतः सिंधु वासियों को मोहनजोदड़ो का त्याग करना पड़ा। ये विवर्तन की विक्षोभ को मानते हैं। विवर्तन की विक्षोभ को मानते हुए ये कहते हैं कि जो हड़प्पा के लोग हैं, यहाँ से विवर्तन की विक्षोभ की वजह से मोहनजोदड़ो में सिंधु नदी का जो जल स्तर है वो पानी बहना बंद हो गया, खत्म, वहां पे पानी बहना समाप्त हो गया। इससे निकट में एक झील सी बन गई। इस कारण अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और इसके बाद सिंधु वासियों ने मोहनजोदड़ो को वहां से त्याग दिया। ये जो कारण है ये कुछ महत्वपूर्ण अधिक नहीं है। इसके बाद जो अगला कारण ये बताते हैं, अग्नि का प्रकोप। प्राकृतिक कारण के संदर्भ में जो अगला कारण है वो है प्रकृति का, वो अग्नि का प्रकोप। अग्नि का प्रकोप, अग्नि का प्रकोप ये सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पीछे का कारण मानते हैं। राणागुंडई, डावरकोट आदि स्थानों से मिले अग्निकांड के साक्ष्य के आधार पर सभ्यता के पतन में इसे एक प्रमुख कारण माना गया है। तो अग्नि का प्रकोप इस सभ्यता का पतन का कारण रहा। इसका साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? तो राणागुंडई, डावरकोट। अग्नि का प्रकोप यहाँ राणागुंडई, और डावरकोट, राणागुंडई और डावरकोट नामक पूरा स्थल से इस बात का प्रमाण मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन अग्नि के प्रकोप से हुआ है। जंगल में, वहां के जंगलों में किसी भी प्रकार से आग लगा होगा और उस आग की वजह से काफी चीजें वहां की नष्ट हुई होंगी और जिससे अर्थव्यवस्था, वहां के समाज आदि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा होगा, जिस कारण सिंधु घाटी सभ्यता के जो मूल स्वरूप था सिंधु घाटी सभ्यता का, उसका पतन होना प्रारंभ हो गया होगा और धीरे धीरे 1750 ईसा पूर्व तक आते आते सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया होगा। उसके बाद जो गुरदीप सिंह के अनुसार लगभग 2200 ईसा पूर्व के आसपास आर्द्र चरण शुष्क चरण में से विस्थापित हो गया। इससे घग्गर हाकरा नदी क्षेत्र सूखने लगा। फलतः इस क्षेत्र की बस्तियों में एक प्राकृतिक आपदा की स्थिति उत्पन्न हुई। ये सूखा को एक कारण माना जाता है। जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का अगला कारण है वो सूखा हो सकता है। सिंधु घाटी सूखा या अकाल, इस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि आर्द्र चरण शुष्क चरण में विस्थापित हो गया होगा। इससे घग्गर नदी क्षेत्र सूखने लगा। फलतः इस क्षेत्र की बस्तियों में एक प्राकृतिक आपदा की स्थिति उत्पन्न हुई। इसके बाद
अब जो अगला हम लोगों का जो पतन का सिद्धांत है वो क्रमिक पतन का सिद्धांत है। हमने जो देखा था दो सिद्धांत, आकस्मिक पतन का सिद्धांत और एक क्रमिक पतन का सिद्धांत। आकस्मिक पतन के सिद्धांत में हम लोगों ने बाह्य आक्रमण को देखा था, उसके बाद प्राकृतिक आपदा को देखा था, जिसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता का पतन आकस्मिक तरीके से या एक झटके में हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन एक झटके के अंतर्गत हो गया या तीव्र गति से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, और उसके बाद प्राकृतिक कारणों को भी हमने देखा। अब देखते हैं कि क्रमिक पतन का सिद्धांत क्या है। क्रमिक पतन के सिद्धांत में यह बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन धीरे धीरे करके हुआ था। क्रमिक पतन में यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है वो धीरे धीरे एक क्रम में हुआ था। तो अगला जो हम लोगों का है वो है क्रमिक पतन का सिद्धांत। ये क्रमिक पतन का सिद्धांत, इसमें सभ्यता का पतन धीरे धीरे क्रम से या मंद गति से हुआ। इसमें यह कहा जाता है क्रमिक पतन के सिद्धांत में कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो है वो अचानक से या तीव्र गति से नहीं हुआ, बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसका पतन क्रमिक रूप से हुआ, धीरे धीरे हुआ, आराम से हुआ। इसमें जो बताते हैं पारिस्थितिकी असंतुलन, यहाँ पे पर्यावरण में बदलाव को दिखाते हैं। पर्यावरण को बदलाव को दिखाते हुए कहते हैं कि यहाँ पे पर्यावरण में परिवर्तन इस प्रकार से हुआ होगा कि वहाँ की खेती बाड़ी नष्ट हुई होगी। खेती बाड़ी नष्ट होने की वजह से जो वहाँ की विशेषता थी, जो वहाँ की मूल विशेषता थी सिंधु घाटी सभ्यता की, कृषि पशुपालन, ये बाधित हुआ होगा। ये बाधित होने की वजह से वहाँ की अर्थव्यवस्था जो है वो डगमगाई होगी, जिसकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन धीरे धीरे प्रारंभ हो गया होगा और क्रमिक रूप से धीरे धीरे ये सभ्यता पतन की ओर अग्रसर हो गई होगी। इसमें पारिस्थितिकी संतुलन में ये कहते हैं कि ये फेयर सर्विस, ये जो क्रमिक सिद्धांत का जो प्रतिपादन है, इसमें जो पारिस्थितिकी असंतुलन की बात करते हैं वो फेयर सर्विस जी हैं। फेयर सर्विस कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो क्रमिक रूप से हुआ है, उसका कारण है वो प्राकृतिक असंतुलन है। फेयर सर्विस के अनुसार सभ्यता का पतन पारिस्थितिकी असंतुलन के परिणाम स्वरूप क्रमिक रूप से हुआ था। क्रमिक रूप से हुआ था। ये है फेयर सर्विस। फेयर सर्विस के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के वातावरण में बदलाव आया होगा और इस वातावरण में बदलाव की वजह से वहां की कृषि, वहां का अर्थव्यवस्था, जो मूल
अवस्था में थी वो बाधित हुआ होगा। मूल अवस्था को छोड़कर धीरे धीरे वो पतन की अवस्था की ओर अग्रसर हुआ होगा। धीरे धीरे इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ और ये मानते हैं पारिस्थितिकी असंतुलन को इसका कारण मानते हैं। ये कहते हैं कि सभ्यता के अंतिम चरण में जनसंख्या में अधिक वृद्धि हुई, फलस्वरूप प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास हुआ। यहाँ पे जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि तेजी से हुई, जनसंख्या में वृद्धि तेजी से हुई और वहीं पे यहाँ के जो संसाधन थे सीमित थे। अब इस सीमित संसाधन के होने से और यहाँ के वासियों, यहाँ के जनसंख्या में वृद्धि होने और सीमित संसाधन के होने से यहाँ पे संसाधन और जनसंख्या के बीच एक संतुलन जो था वो बिगड़ गया। इस संतुलन के बिगड़ने से ये सभ्य प्रकृति, यहाँ जो फलस्वरूप प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास हुआ और जनसंख्या के बढ़ने से यहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास हुआ। प्राकृतिक संसाधन यहाँ के टूटने बिखरने लगे, जिसकी वजह से ऐसी स्थिति में संसाधनों की तलाश में जनसंख्या का मुख्य स्रोत क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में विस्थापन हो गया। क्योंकि यहाँ पे संसाधन सीमित थे, संसाधन सीमित थे और जनसंख्या बढ़ी। यहाँ पे संसाधन सीमित, जनसंख्या बढ़ी, जिसकी वजह से यहाँ पे लोग संसाधनों की खोज में यहाँ से धीरे धीरे पलायन करना प्रारंभ कर देते हैं। संसाधन यहाँ पे सीमित, वहीं जनसंख्या में वृद्धि, और इसका परिणाम ये हुआ कि संसाधन की खोज में यहाँ की जनसंख्या अन्यत्र क्षेत्रों में पलायन होने लगी। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता में हमने देखा कि यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि हुई, जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिला, जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुआ। क्योंकि ये एक नगरीय सभ्यता थी, ये सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी और विकसित सभ्यता थी। यहाँ का जो कृषि था, यहाँ का व्यापार था, उन्नत अवस्था में था। कृषि व व्यापार आदि यहाँ के उन्नत अवस्था में थे और कृषि अधिशेष का प्रमाण हमें साक्ष्य प्राप्त होता है। कृषि अधिशेष था यहाँ पे, कृषि अधिशेष, इसका प्रमाण जो है हमें मिलता है विशाल जो अन्नागार प्राप्त हुई हैं, विशाल अन्नागार से। ये कृषि और व्यापार के क्षेत्र में काफी उन्नत वाली सभ्यता थी और ये सभ्यता इतनी उन्नत थी कि यहाँ पे कृषि के क्षेत्र में इतनी उन्नत थी कि यहाँ पे जो कृषि है, कृषि अधिशेष था। कृषि अधिशेष का प्रमाण हमें यहाँ के विशाल अन्नागारों से प्राप्त होता है। यहाँ पे कृषि अधिशेष प्रारंभ में तो था और इतनी सुविधाएं प्राप्त होने के बाद, इतने जो उन्नत यहाँ का बढ़ने की वजह से धीरे धीरे यहाँ की जनसंख्या में वृद्धि प्रारंभ हो गई और ज्यों-ज्यों जनसंख्या में वृद्धि जनसंख्या में वृद्धि होती गई, वहीं दूसरी ओर जो संसाधन था,
संसाधन स्थिर रहा या मंद गति से बढ़ा। जितनी तेज से जनसंख्या बढ़ी उतनी तेज से संसाधन में वृद्धि नहीं हुआ। क्योंकि संसाधन इस प्रकार से बढ़ता है कि संसाधन धनात्मक श्रेणी में और वहीं जो जनसंख्या है वो गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है। तो इस प्रकार से संसाधन और जो यहाँ की जनसंख्या है वो दोनों बढ़े, लेकिन जो जनसंख्या है जनसंख्या वृद्धि की गति तेज होती है। इस कारण से एक समय आया कि जनसंख्या और संसाधन दोनों बराबर हो गए होंगे और उसके बाद की स्थिति में जनसंख्या अधिक और संसाधन कम होना शुरू हो गया होगा। जो जनसंख्या है जनसंख्या इसके जो बढ़ने का क्रम होता है ये गुणोत्तर श्रेणी में गुणोत्तर रूप से बढ़ता है। और वहीं संसाधन की बात करें, संसाधन जो है वो धनात्मक रूप से बढ़ता है। हमने देखा कि जो जनसंख्या है जनसंख्या किसी भी समय किसी भी काल की हो वो गुणोत्तर रूप से बढ़ती है, गुणोत्तर श्रेणी के संदर्भ में बढ़ती है। वही संसाधन की बात करें तो संसाधन धनात्मक रूप से बढ़ता है। अगर संसाधन 2 है, जनसंख्या 2 है और संसाधन 2 है, अब तक तो यहाँ पे दोनों में संतुलन बना हुआ है, दोनों में संतुलन बना हुआ है। अगर यहाँ पे संसाधन 1 भी है तो भी संसाधन 2 और जनसंख्या भी 2 दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, यहाँ पे संतुलन बना हुआ है। लेकिन एक समय के बाद जो जनसंख्या है वो इस तरह से बढ़ेगा गुणोत्तर श्रेणी में और ये इस तरह से बढ़ेगा धनात्मक श्रेणी में। एक स्थिति कुछ समय के बाद भी ऐसा स्थिति आएगा कि दोनों में जो जनसंख्या है और जो वहां का संसाधन है किसी भी देश का या किसी भी समय का वो दोनों संतुलित रूप में देखने को मिलेंगे और वहां पे कोई भी समस्या उत्पन्न होने को नहीं देखने को मिलती है। उसके बाद की जो स्थिति आती है इसके बाद ये गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ेगा और ये धनात्मक श्रेणी में। तो यहाँ पे जो जनसंख्या है वो 8 हो जाएगी और यहाँ पे जो संसाधन है वो 6 हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है इसके आगे जाने के बाद। इसके आगे जाने के बाद हम देखते हैं कि जनसंख्या 4 गुणे 2 बराबर 8 हो जाती है, जबकि जो संसाधन है 4 + 2 बराबर 6 हो जाता है। जनसंख्या और संसाधन में इस तरह से अंतर होता है कि जो जनसंख्या है वो आगे निकल जाती है, बढ़ जाती है और संसाधन पीछे रह जाता है, कम हो जाता है। उसके बाद अगर देखें तो जो जनसंख्या है वो इस तरह से बढ़ेगा और संसाधन इस तरह से। जनसंख्या 16 होने पे संसाधन 8 ही रहेगा। यहाँ पे दिक्कत काफी देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या दुगनी हो गई और संसाधन आधी हो गई। फिर भी किसी न किसी प्रकार से वहां का मनुष्य, वहां का व्यक्ति, सभ्यता के लोग सरवाइव करेंगे। लेकिन अगला जो स्टेप आएगा इसके बाद हम देखें तो जो जनसंख्या बढ़ेगा वो इस प्रकार से बढ़ेगा और जो संसाधन है इस प्रकार से बढ़ेगा। संसाधन 10 हो जाएगा और जनसंख्या 32 हो जाएगी। इस प्रकार से संसाधन और जो जनसंख्या है इसमें असंतुलन पैदा
होता हुआ बढ़ते हुए दिखाई देता है। तो इस प्रकार से जब जनसंख्या, एक समय था कि जनसंख्या जो संसाधन है उससे दोगुनी थी। इससे कुछ हद तक स्थितियां वहां की सही रही होंगी, लेकिन जैसे ही जनसंख्या से 3 गुना से बेसी, 3 गुना से अधिक, 3 गुना से अधिक जो संसाधन है, संसाधन से 3 गुना से अधिक जनसंख्या बढ़ी, वहां पे समस्याएं विकट स्वरूप धारण कर लेती हैं। इसके बाद वहां से लोग धीरे धीरे संसाधन की खोज में पलायन करते हैं और वहां से इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन क्रमिक रूप से प्रारंभ हो जाता है और धीरे धीरे 1750 ईस्वी तक आते, ईसा पूर्व तक आते आते सिंधु घाटी सभ्यता का पतन पूरी तरह से हो जाता है। इसके बाद उदाहरण के तौर पे गुजरात क्षेत्र में अचानक से जनसंख्या में वृद्धि हुई, जो यह साबित करता है कि हड़प्पा सभ्यता के पूर्व क्षेत्र में जनसंख्या का प्रवसन हुआ है और इस सभ्यता, इस प्रकार पूर्व क्षेत्र अर्थात बड़ी शहरी क्षेत्रों का पतन हुआ। क्योंकि हमने देखा है कि जो सभ्यता का पतन है, सभ्यता के पतन से तात्पर्य है, सभ्यता का जो पतन है इसका अर्थ है कि उस सभ्यता की विशेषताओं का पतन होना, विशेषताओं का पतन होना। सभ्यता का पतन के संदर्भ में हमने देखा तो हम अगर हम ये कह रहे हैं कि किसी भी सभ्यता का पतन हो गया, तो दरअसल हम ये कह रहे होते हैं कि उस सभ्यता की विशेषताओं का पतन हुआ है, सभ्यता की विशेषताओं का पतन हुआ है। तो यहाँ पे देखें तो जब जनसंख्या पलायन हुई, जनसंख्या पलायन क्यों हुई? क्योंकि वहां पे संसाधन सीमित से भी एकदम निम्न स्तर पे हो गया, बहुत ज्यादा कम हो गया और ये जनसंख्या की अपेक्षा करें, और जनसंख्या वहां पे इतने कम संसाधन में सरवाइव नहीं कर पा रही थी। इसकी वजह से जनसंख्या का पलायन हुआ। जनसंख्या का पलायन होने से जिस क्षेत्र से जनसंख्या पलायित होगी, जिस क्षेत्र से जनसंख्या अन्य क्षेत्र की ओर जाएगी, उस क्षेत्र का जो नगरीय स्वरूप है, वहां पे जनसंख्या, उस क्षेत्र में जनसंख्या, जब जनसंख्या का पलायन होगा तो जिस क्षेत्र से जनसंख्या अन्य क्षेत्र की ओर अग्रसर होगी, उस क्षेत्र की जनसंख्या बहुत ही कम हो जाएगी और इसका परिणाम यह होगा कि वह अपनी नगरीय सभ्यता से नीचे की ओर आना स्टार्ट कर देगी। इसके बाद इसका परिणाम यह होगा, नगरीय विशेषता जो है धीरे धीरे ग्रामीण संस्कृति की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देगा। ये जब हमने देखा कि जो सभ्यता का पतन है, सभ्यता का पतन का तात्पर्य इस बात से होता है कि उस सभ्यता की विशेषताओं का पतन होना, उस सभ्यता की विशेषताओं का पतन होना। तो जब हमने ये देखा कि वहां पे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों पे, नगरों में, वहां पे जनसंख्या काफी तेजी से वृद्धि होती है और जनसंख्या वृद्धि होती है, लेकिन वहां पे जो संसाधन है वो धनात्मक श्रेणी में बढ़ते हैं और एक समय आता है कि जो जनसंख्या और वहां के संसाधन है उसमें संतुलन नहीं बैठ पाता, जनसंख्या बढ़ते काफी बढ़ जाती है और संसाधन उतना ही या उससे थोड़ा अधिक होता है।
उतने संसाधन में उतनी अधिक जनसंख्या सरवाइव नहीं कर पाती, जिसकी वजह से जनसंख्या वहां से पलायन होना प्रारंभ कर देती है। संसाधन की खोज में जनसंख्या का पलायन होना, जब जिस क्षेत्र से जनसंख्या पलायन होगी, जिस क्षेत्र से जनसंख्या दूसरे क्षेत्र की ओर अग्रसर होगी, तो वह क्षेत्र धीरे धीरे खाली होता जाएगा और खाली होते होते वो जो शहर है जहां से जनसंख्या निकली है, वो शहर धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्र में परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषता थी नगरीय विशेषता थी, और वो क्षेत्र धीरे धीरे ग्रामीण विशेषता की ओर बढ़ता जाएगा। और वहीं हमने देखा कि सभ्यता का पतन का अर्थ होता है विशेषताओं का पतन होना। तो विशेषताओं का ही पतन हो रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता का। वहां के नगर जो हैं वो ग्रामीण नगरीय व्यवस्था में परिवर्तित होते जा रहे हैं। तो जो मूल विशेषता थी सिंधु घाटी सभ्यता की, वो मूल विशेषता नगरीय विशेषता थी, और जनसंख्या की पलायन होने की वजह से नगरीय विशेषता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। तो इस प्रकार से सिंधु घाटी की सभ्यता पतनोन्मुख होती है और धीरे धीरे क्रमिक रूप से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो जाता है। तो जनसंख्या जब पलायित होगी तो उसका परिणाम ये होगा कि नगरीय विशेषता धीरे धीरे ग्रामीण संस्कृति की ओर बढ़ना प्रारंभ होगा, और जब ग्रामीण संस्कृति की ओर बढ़ना प्रारंभ होगा तो ये जो नगरीय विशेषता थी सिंधु घाटी सभ्यता की मूल विशेषता, इस मूल विशेषता से वो सभ्यता जो है अपनी विशेषता से दूर होता जाएगा और धीरे धीरे उस विशेषताओं का पतन होगा। और जब विशेषताओं का पतन होगा तो हम मानेंगे कि उस सभ्यता का पतन हो गया। गुजरात क्षेत्र में अचानक से जनसंख्या में वृद्धि हुई, जो यह साबित करता है कि हड़प्पा सभ्यता के पूर्व क्षेत्र से जनसंख्या का प्रवेश हुआ। गुजरात क्षेत्र में उस सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान वहां पे ये कहा जा रहा है कि जो गुजरात था, गुजरात क्षेत्र में गुजरात में जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई, तेजी से वृद्धि देखने को मिली। तो ये कहते हैं कि इतनी तेजी वृद्धि देखने को मिली है, यहाँ पे इतनी अधिक तेजी देखने को मिलती है कि ऐसा लगता नहीं है कि सिंधु घाटी जो किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ सकती है। इसका मतलब ये कि वहां की जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ने का कारण वहां खुद का नहीं है, वहां अपना कारण नहीं है, आंतरिक कारण नहीं है, बल्कि वहां पे पलायन किए गए लोग वहां पे जा रहे हैं। क्योंकि गुजरात लोथल एक बंदरगाही शहर था, बंदरगाही शहर होने की वजह से एक विकसित क्षेत्र रहा होगा, और विकसित क्षेत्र होने की वजह से वहां पे संसाधनों की अधिकता रही होगी, जिस कारण सभ्यता के लोग जिस क्षेत्र में जो संसाधन है वो कम रहा होगा, उस क्षेत्र से उस गुजरात की ओर या उस लोथल की ओर अग्रसर हुए होंगे, पलायित हुए होंगे। इस प्रकार से ये प्रमाण मिलता है कि जो गुजरात है, गुजरात के क्षेत्र में जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ी कि मानो इसके पीछे वहां का आंतरिक कारण न हो। अतः वहां पर जनसंख्या के बढ़ने के पीछे का
कारण कहीं और से आई हुई जनसंख्या है, जनसंख्या थी। अब चूंकि जो गुजरात है, गुजरात एक विकसित क्षेत्र था, वहां का व्यापार वाणिज्य काफी उन्नत अवस्था में था, तो लोग संसाधन की खोज में उसी क्षेत्र में अग्रसर हुए होंगे, उसी क्षेत्र में गए होंगे। इस प्रकार से वहां की जो जनसंख्या है इतनी तेज बढ़ी, ये प्रमाण के रूप में देखने को मिलता है। उसके बाद हड़प्पा वासियों की दृष्टिकोण में संकीर्णता के तत्व, वस्तुतः बढ़ती हुई जनसंख्या प्रगतिशीलता के तत्वों की मांग करती है ताकि उसकी जरूरतों की पूर्ति हो सके। पुरातात्विक साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि सभ्यता के लंबे समय काल में प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी में कोई विशेष विकास नहीं हुआ। इस प्रकार से अनेक जीवन में ठहराव की स्थिति बनी। अब चूंकि वहां पे तकनीकी या किसी भी प्रकार से जिस तरह से जनसंख्या बढ़ी, तो जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ जैसे आधुनिक जनसंख्या, जिस तरह से जनसंख्या बढ़ती जा रही है उस तरह से तकनीकी का विकास भी होता चला जा रहा है। तकनीकी के विकास होने की वजह से जनसंख्या इतनी बढ़ने के बावजूद भी बहुत ज्यादा समस्या देखने को नहीं मिल रही है कि हमारी सभ्यता का ही पतन हो जाए। लेकिन उस सभ्यता में हुआ क्या कि जब वहां पे जो जनसंख्या है, जनसंख्या में वृद्धि तो हुई, जनसंख्या में वृद्धि होने के साथ साथ वहां की तकनीकी में, वहां की व्यवस्था में अगर बदलाव आया होता तो फिर जनसंख्या जो है वो या संसाधन को मैनेज किया जा सकता था, तकनीकी में विकास हुआ होता, जो कृषि है, जो खेती है, खेती में इस प्रकार से विकास हुआ होता कि जो ये उपजाऊ क्षेत्र है, जो वहाँ का उत्पादन है, उत्पादन को और तेजी से बढ़ाया गया होता, और जो उद्योग धंधे हैं उसमें भी नवीनता लाई गई होती, तकनीकी का विकास किया गया होता, तो जनसंख्या बढ़ने के बाद भी जो संसाधन है, संसाधन को मैनेज किया जा सकता था। लेकिन संसाधन को मैनेज नहीं किया जा सकता क्योंकि तकनीकी का विकास नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वहां की जो जनसंख्या है उसको किसी न किसी प्रकार से कमी का आभास होना प्रारंभ हुआ, और इस कमी के आभास की वजह से वहां की जनसंख्या धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों में अग्रसर होती गई, पलायित होती गई, और धीरे धीरे ये सभ्यता अपनी जो नगरीय सभ्यता थी अपनी मूल विशेषता से धीरे धीरे दूसरी विशेषता में परिवर्तित हो गई, और इस प्रकार से सभ्यता का पतन हुआ। ये होता है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन यहाँ पे। उसके बाद जो हमारी पुस्तक है ये महेश कुमार बर्डमाल की, इसमें कुछ इस प्रकार से है कि गार्डन चाइल्ड सभ्यता के जो सभ्यता है विदेशी आक्रमण, आर्यों के आक्रमण से नष्ट हुई है, मतलब आर्यों के आक्रमण से नष्ट हुई है सिंधु घाटी सभ्यता। ये गार्डन चाइल्ड और मॉर्टिमर व्हीलर कहते हैं, ये हमने देख लिया है पहले, जो इसमें दिया है। उसके बाद जॉन मार्शल कहते हैं कि इस सभ्यता के विनाश के लिए भूकंप उत्तरदायी है, प्रशासनिक शिथिलता के कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ। प्रशासनिक शिथिलता, जो प्रशासनिक ढांचा है वहां का प्रशासनिक ढांचा मजबूत न होना, और जो यहाँ की सभ्यता है, सभ्यता के पीछे भूकंप को मानते हैं। तो एक एक करके कौन कौन से विद्वान क्या क्या मानते हैं ये जो दिया हुआ है इसको भी देख लेते हैं। जो भूकंप है, भूकंप भूकंप को कारण मानते हैं ये भूकंप और प्रशासनिक अव्यवस्था, प्रशासनिक अव्यवस्था को जो पतन का कारण मानने वाले हैं वो मानते हैं गार्डन, ये सर जॉन मार्शल मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन यहाँ पे आने वाले बार बार भूकंप से हुआ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन भूकंप से हुआ है, ये मानते हैं जॉन मार्शल।
बच्चा गेट बंद कर दो। तो इस सभ्यता के विनाश के पीछे जो भूकंप है उसको कारण मानते हैं सर जॉन मार्शल। इसके बाद जो अगला है अर्नेस्ट मैकी और सर जॉन मार्शल। हिंदू सभ्यता बाढ़ के कारण नष्ट हुई। जो बाढ़ है, बाढ़ को ये मानते हैं, ये हमने देख लिया। सिंधु घाटी सभ्यता में जो बाढ़ है, बाढ़ को जो कारण ठहराते हैं वो अर्नेस्ट मैकी और जॉन मार्शल है। अर्नेस्ट मैकी व सर जॉन मार्शल, ये है बाढ़ को जो कारण मानते हैं वो अर्नेस्ट मैकी और सर जॉन मार्शल है। इसके बाद फेयर सर्विस है, संसाधन में कमी, ये हमने देखा। वनों का कटाव एवं पारिस्थितिकी असंतुलन, इस बात को भी हमने देख लिया जो इसमें दिया गया है। ऑरेल स्टाइल कहते हैं जलवायु में परिवर्तन के कारण, ये भी हमने पारिस्थितिकी असंतुलन के संदर्भ में देखा। ये यहाँ पे एक बार नोट डाउन कर लेने से ये फायदा होगा कि कभी कभी मैच करने के लिए आएगा तो वो वहां पे प्रश्न हमसे छूटने वाला नहीं होगा। तो बाढ़ के बाद जो अगला कारण है संसाधन में कमी, वनों का कटाव, संसाधन में कमी, वनों का कटाव, वनों का कटाव। और जो अगला कारण है संसाधन में कमी, वनों का कटाव, उसके बाद पारिस्थितिकी असंतुलन हमने देखा। जलवायु परिवर्तन के कारण सभ्यता नष्ट हुई। जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, यहाँ पे एक और कारण है पारिस्थितिकी असंतुलन। पारिस्थितिकी असंतुलन के बाद जलवायु परिवर्तन। इसके बाद जो अगला है हड़प्पा सभ्यता, आकस्मिक अंत हुआ। हड़प्पा सभ्यता का आधार विदेशी था, मर्टिमर व्हीलर कहते हैं, ये बात हमने देख ली है। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि, लैम्ब्रिक, जनसंख्या वृद्धि, ये लैम्ब्रिक महोदय इसका कारण मानते हैं। लैम्ब्रिक महोदय, लैम्ब्रिक महोदय ये कहते हैं कि यहाँ पे जो इस सभ्यता का पतन हुआ वो जनसंख्या वृद्धि से हुआ। यह सभ्यता भूतात्विक परिवर्तनों के कारण नष्ट हुई और मोहनजोदड़ो की लोगों की आग लगाकर हत्या कर दी गई। ये डीडी कौशाम्बी, मोहनजोदड़ो की आग, ये मानते हैं डीडी कौशाम्बी। डीडी कौशाम्बी के अलावा एक और जो विद्वान है वो मानते हैं, वो हैं राइक्स वर्डेल्स। राइक्स वर्डेल्स महोदय भी इसी मत का समर्थन देते हैं कि मोहनजोदड़ो में लगी होगी आग। राइक्स वर्डेल्स। उसके बाद जलवायु परिवर्तन को जो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पीछे का कारण मानते हैं वो है ऑरेल स्टाइल। ऑरेल स्टाइल, ऑरेल स्टाइल। और जो ये परिवर्तन मानते हैं वो है फेयर सर्विस, फेयर सर्विस। और अर्नेस्ट मैके और सर जॉन मार्शल ये मानते हैं यहाँ पे बाढ़ आई होगी। तो ये पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता के की पतन कैसे हुई इसको विस्तार से हमने एक एक कारण के बारे में जाना। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक साथ शॉर्ट में या ये कहें कि कम शब्दों में यहाँ पे हमने नोट डाउन कर लिया ताकि कोई भी प्रश्न इस प्रकार से आए
कि किस विद्वान ने सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में किस मत का पतन के संदर्भ में किस मत का प्रतिपादन किया है। तो ये यहाँ पे हमें सहायता प्रदान करेगा। तो भूकंप और प्रशासनिक व्यवस्था जो है, भूकंप और प्रशासनिक व्यवस्था को जो कारण मानते हैं वो सर जॉन मार्शल मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में भूकंप आई होगी और यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था कुछ ठीक नहीं रही होगी, जिसकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। इसके बाद जो बाढ़ है अर्नेस्ट मे की, वह सर जॉन मार्शल ये मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में बाढ़ आई होगी और बार बार बाढ़ आने की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ होगा। इसके बाद संसाधन में कमी हमने देखा, वनों का कटाव हुआ होगा। वनों के कटाव से चूंकि ये सभ्यता काफी विकसित सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, यहाँ का व्यापार वाणिज्य विकसित उन्नत अवस्था में था, कृषि उन्नत अवस्था में था। तो कृषि को प्रमोट करने के लिए, किसी को और आगे बढ़ाने के लिए, खेती योग्य भूमि बनाने के लिए यहाँ पे वनों का कटाव हुआ होगा। वनों के कटाव से पारिस्थितिकी असंतुलन पैदा हुआ होगा, क्योंकि पारिस्थितिकी असंतुलन और वनों का कटाव अलग अलग कारण देखा जा रहा है, लेकिन वनों के कटाव के कारण ही पारिस्थितिकी असंतुलन पैदा होगा और जलवायु परिवर्तन भी वनों के कटाव से ही पैदा हुई होगी। हालांकि इन कारणों को विद्वानों ने अलग अलग कारण माना है, लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए कारण हैं सभी। तो वनों के कटाव से पारिस्थितिकी असंतुलन पैदा हुआ होगा, जिसकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। तो ये संसाधन में कमी, वनों का कटाव, पारिस्थितिकी असंतुलन का कारण जो है वो फेयर सर्विस मानते हैं। इसके बाद जलवायु परिवर्तन जो है, जलवायु परिवर्तन ऑरेस्टाइड का कहना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका पतन जलवायु परिवर्तन की वजह से हुआ। जनसंख्या वृद्धि को जो कारण मानने वाले हैं वो लैम्ब्रिक महोदय हैं, और वही मोहनजोदड़ो में आग लगी, इस बात को जो कारण मानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पीछे का, वो डेडी कौशाम्बी और राइस व डेल्स महोदय हैं। तो ये था सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। इसके बाद अब हम लोग जब अब अगली वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता, ये यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया और सिंधु घाटी सभ्यता का जो चैप्टर है यहाँ पे समाप्त हो गया। उसके बाद अब अगला वीडियो जो होगा हम लोगों का, वो अब अगला क्लास हम लोगों का वो होगा वैदिक काल से प्रारंभ होगा। तो हम लोग वैदिक काल में क्या क्या देखने वाले हैं। वैदिक काल के बाद हम लोग जनपद और महाजनपद के बारे में चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद धीरे धीरे मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्तोत्तर आदि जैसे महत्वपूर्ण चैप्टर या लेसन्स या बिंदुओं पर बात करेंगे। अगला जो हम लोगों का लेसन होगा, जो कल से स्टार्ट होगा, वो होगा वैदिक काल। वैदिक काल, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वैदिक काल जो है वो 2 चरणों में संपन्न होता है, 2 चरणों में होता है। और ये होता है, एक होता है वैदिक काल खुद, वैदिक काल, और एक होता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, क्योंकि उत्तर का अर्थ होता है बाद में, बाद में, इसीलिए हम ये कहेंगे कि जो वैदिक काल है ये वैदिक काल है और वो है उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक काल के बाद का जो समय है वो उत्तर वैदिक काल है। तो जो इसका काल निर्धारण किया गया है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक इसका काल निर्धारण है। उसके बाद 600 ईसा पूर्व से महाजनपद काल का काल निर्धारण किया गया है। इस तो वहीं पे अगर 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, या कहीं कहीं 900 ईसा पूर्व देखने को मिलता है। और वहीं उत्तर वैदिक काल का जो है, अगर हम इसको 1000 ईसा पूर्व माने तो 1000 ईसा पूर्व से, या 900 ईसा पूर्व माने तो 900 ईसा पूर्व से यहां तक 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल का टाइम रहता है। ये 1500 से 600।
अब उसके बाद अब अगले वीडियो में अब हम लोग देखेंगे उत्तर या वैदिक।